अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले ना चंद एक बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है और एक फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सर्ट होती है, उसी डायरेक्शन में फोर्स हम लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। चेंज कैसे होगी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा था और मैंने इधर को फोर्स लगाई है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था और मैंने उसके ऑपोजिट फोर्स लगाई है, ठीक है, तो इन दैट केस जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। अब यहां पर मैंने आपके सामने दो सिचुएशंस रखी हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्चुअली जो क्या कहता है कि मैंने फोर्स उसकी ही जो मोशन की डायरेक्शन है उसमें लगाई है, तो यहां पर क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। और आपको पता है जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इधर को आ रहा है इस डायरेक्शन में, मैंने उसके ऑपोजिट फोर्स लगाई है, अपोजिंग फोर्स लगाई है, तो आप इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। और जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो आपको पता है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन जो है वो उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी जो है वो इस तरफ थी, एक्सेलरेशन जो है वो उस तरफ होगा। तो यहां पर बेटा हम दो बातें जो है ना वो इस चीज को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं वो जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज करे या वेलोसिटी डिक्रीज करे, ठीक है, एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। तो इसका मतलब कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होगा और वो एक्सेलरेशन इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही पैदा होगा, चाहे वो वेलोसिटी को इंक्रीज करवाए चाहे वेलोसिटी को डिक्रीज करवाए, चाहे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो चाहे वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, हमेशा फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मूव करते हैं न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कब वैलिड है? जब किसी भी बॉडी पर कोई ना कोई नेट फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही हो। तो एक्चुअली हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कहा था कि इन एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स हमने पढ़ना है, और न्यूटन के सेकंड लॉ में हम ये बात करते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स जो है ना हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेटे हम आते हैं मेन स्टेटमेंट पे। तो स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि जब किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स लगेगी। अब देखें मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, नेट फोर्स। अब देखें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं बेटा। सपोज दैट कि यहां पर मेरे पास एक बॉडी है और इसके ऊपर यहां पर 4 न्यूटन फोर्स लग रही है और यहां पर 4 न्यूटन फोर्स लग रही है। इन दैट केस इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। अब जब नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब इसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। हालांकि देखने में इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एग्जैक्टली इस तरह बेटे मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी बॉडी पर एक्सेलरेशन कब पैदा होगा? जब उस पर कोई ना कोई नेट फोर्स लगेगी, ठीक है। तो नेट फोर्स जब कुछ ना कुछ होगी तब एक्सेलरेशन पैदा होगा। When a net force acts on a body, it produces an acceleration in the body in the direction of net force, कि वो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा करेगा और उस एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगी? जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहां पर मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अब अगला इसका पार्ट समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना मजीद बढ़ाना पड़ना है। बेटा देखें, ये बॉडी रेस्ट पर है, इस पर मैंने फोर्स लगाई है, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है और इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसका मतलब कि मैं नेट फोर्स जितनी ज्यादा लगाऊंगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये बात मैं कह सकता हूं कि जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, ठीक है। दूसरी बात, एक बेटा छोटे मैस वाली बॉडी है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेगी, ठीक है, उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा आएगा, उसके अंदर जो वेलोसिटी में आने वाला चेंज है वो ज्यादा आएगा, उसकी स्पीड में तब्दीली ज्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर ही मैस बढ़ा दिया जाए और उतनी ही फोर्स लगाई जाए तो वो तो इतना ज्यादा नहीं मूव करेगी।
वो उसकी जो वेलोसिटी उसमें चेंज इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो मतलब अगर मैं बॉडी का मास बढ़ा रहा हूं तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। दोबारा बात सुने कि अगर मैं नेट फोर्स बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। अगर मैं मास बढ़ा रहा हूं तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो ये बात हम कह सकते हैं ना कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन is directly proportional to the force acting on the body। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लें कि to the net force, ठीक है, to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass। अब ये जो मैंने सारी स्टेटमेंट बोली है इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर देंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट है। तो अब हमने क्या करना है, हमने कुछ कंसीडरेशंस करनी है। हम कंसीडर करेंगे कि एक फोर्स है वो F है और एक्सेलरेशन जो है वो A है और एक बॉडी में उसने एक्सेलरेशन पैदा की जिसका मास M है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक वो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन जो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब इन दोनों को हम जो है वो मिला के लिखते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये मास इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू ma। अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक हमें यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहां पर जो मैंने कांस्टेंट दिया वो k दिया है। अब देखें मेरी बात सुने, जब हम SI यूनिट में k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो k की वैल्यू SI यूनिट में आउट टू बी 1। अब चूंकि यहां पर k इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 को मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम मल्टीप्लाई करें या ना करें हमारे जो मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता। तो यहां पर हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 1। तो मैंने यहां पर k को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन बच जाती है F इक्वल्स टू ma, जो कि मेरे पास है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम फिर लास्ट पे बात करते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स। और ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन काफी मर्तबा आ चुका है कि जो फोर्स है इसका SI यूनिट डिफाइन करना है हमने, यानी कि न्यूटन को डिफाइन करना है। तो जो SI यूनिट होता है फोर्स का वो न्यूटन होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब देखिए F इक्वल्स टू ma है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेटा फर्ज करें कि मेरे पास 1 किलोग्राम मास है और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा हो रहा है। तो अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहूं तो ये मेरे पास बन जाएगी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है। तो जो मेरे पास फोर्स आएगी वो 1 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं कि 1 न्यूटन इज अ फोर्स। 1 न्यूटन एक फोर्स है। कितनी फोर्स है, हाउ मच, कि वो दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। कि वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बॉडी में 1 किलोग्राम जो मतलब के उसका मास 1 किलोग्राम है उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करवा दे, वो फोर्स हमारे पास क्या होती है, वो फोर्स होती है 1 न्यूटन, ठीक है। इसको मैथमेटिकली भी हम लिख देंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला एमसीक्यूज काफी मर्तबा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो न्यूटन है ये बेस यूनिट्स में किसके बराबर होता है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा चंद एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं और हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है तो इनको हम सॉल्व करते हैं। हमारी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी सॉल्व हो जाएंगी और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स। कि 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है इन अ मास ऑफ 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम पे 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है और हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर उसने हमें बताया क्या किया हुआ है, हमें उसने बताया कि जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है और जो मास है वो 8 किलोग्राम है और हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा वो F इक्वल्स टू ma यूज होगा न्यूटन के सेकंड लॉ में से। अब यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, m इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इन दैट केस जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये इक्वल आ जाना है F ओवर m। फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन और जो मास है वो हमारे पास है 8 किलोग्राम। तो जब हम 20 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर। सो रिजल्ट्स क्या लिखेंगे हम, रिजल्ट्स लिखेंगे द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे वो कह रहा है कि एक फोर्स है जो कि एक बॉडी में जो कि 5 किलोग्राम की बॉडी है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना एक्सेलरेशन सेम फोर्स प्रोड्यूस करेगी 8 किलोग्राम की बॉडी में। ठीक है, अब बेटा देखिए यहां पर ना ये कंपैरिजन वाला है, इसमें हमने सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 को आपस में कंपेयर करना है। एक सिचुएशन पहले दी गई है, एक बाद में दी गई, उनमें एक कॉमन पॉइंट दिया गया। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स अक्सर फिजिक्स में आ जाते हैं कि एक सिचुएशन और होती है, दूसरी और होती है, लेकिन उनमें एक ना एक कॉमन पॉइंट होता है। अब यहां पर जो कॉमन पॉइंट है ना वो ये है, इसका मतलब कि पहले जितनी फोर्स थी उतनी ही बाद में फोर्स है। तो जो पहले मास और एक्सेलरेशन है उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और जो बाद में मास और एक्सेलरेशन उसको मैं 2 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो यहां पर जो m1 है मुझे उसने वो दिया हुआ है 5 किलोग्राम, और जो मेरे पास a1 है, ठीक है, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m2 यानी कि जो बाद वाला मास है वो 8 किलोग्राम है, और जो a2 है बेटे वो उसने मुझे फाइंड करने को कहा है कि कितना बाद में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो, पहली सिचुएशन के लिए F इज इक्वल टू m1a1, इसको क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और मैं F के साथ 1 या 2 क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि जितनी फोर्स पहले उतनी बाद में है, तो उसको हमें सिंबलाइज करने की जरूरत नहीं है। इस तरह बेटा F इज इक्वल टू m2a2, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा। अब दो इक्वेशंस उनकी लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 के बेटे हम कंपेयर कर देंगे। ये मेरे पास बेटे आ जाएगा m1a1 इज इक्वल टू m2a2। m2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने a2 फाइंड करना है। तो मेरे पास a2 का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा m1a1 डिवाइडेड बाय m2। तो यहां पर बेटे मेरे पास आ जाएगा जो m1 है वो मेरे पास 5 किलोग्राम था। ठीक है, इस तरह जो a1 था वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और उसको बेटे मैं डिवाइड कर दूंगा m2 के साथ जो कि 8 किलोग्राम था। ठीक है, तो यहां पर बेटे नेक्स्ट हम इस सारे को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम रिजल्ट्स का लिखेंगे, हेंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इज 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, जो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इसमें आपको भी बहुत अच्छे से अंदाजा है कि बेटे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, वो सारी की सारी फोर्स उस पे एज अ नेट फोर्स जाके नहीं लगती, उसमें से कुछ हिस्सा उसका जो है ना वो फ्रिक्शन में भी जाया हो जाता है। ठीक है, तो ये उसी में से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर बेटे देखें कि उसने कहा है कि एक साइक्लिस्ट है जिसका मास जो उसने बताया हुआ है 40 किलोग्राम है, और वो जब 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो बताएंगे कितनी फ्रिक्शन लग रही है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि नेट फोर्स साइकिल में कितनी लग रही है, तो हम उसके एक्सेलरेशन और मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि F इज इक्वल टू ma, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। जब मैं 40 को 3 पे मल्टीप्लाई करूँ 120 न्यूटन, ये वो फोर्स है जो लग रही है, 200 न्यूटन वो फोर्स है जो वो लगा रहा है। तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन में जा कितनी रही है, 200 न्यूटन वो लगा रहे हैं, 120 न्यूटन लग रही है, तो 80 न्यूटन यानी कि 80 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शन में जाया हो रही है। ये तो हमने देखते ही कैलकुलेशन कर ली है ना। अब इसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फॉर्मूला हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बेटा हम डाटा लिखते हैं, तो डाटा में हम लिखते हैं कि जो उसका मास है हमारे पास वो 40 किलोग्राम है, और जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा हो रहा है, और जो अप्लाई की गई है फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है बेटा वो हमारे पास 200 न्यूटन है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने बेटा करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हमने फाइंड करनी है। अब बेटा यहाँ पर फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे, एक तो फॉर्मूला यूज होगा नेट फोर्स फाइंड करने के लिए, F नेट इज इक्वल टू ma, जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें बताया था। दूसरा बेटे हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आप देखो जो नेट फोर्स होती है ना, उसमें अगर मैं फ्रिक्शन की फोर्स ऐड कर दूं तो ये मेरे पास टोटल अप्लाइड फोर्स बनती है, या अप्लाइड फोर्स में से अगर मैं फ्रिक्शन की फोर्स निकालूं तो मेरे पास नेट फोर्स आएगी। जैसे यहाँ पर अप्लाइड फोर्स 200 है ना, और जो क्या कहते हैं कि 80 न्यूटन मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन में जाया, और ये कैलकुलेट करके बताया भी। ठीक है, तो मैं अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन की फोर्स निकाल दूंगा तो नेट फोर्स आ जाएगी। तो उस मुताबिक अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, या फॉर्मूला वैसे भी आप लोग याद कर लेना, आपके काम आएगा एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते हुए। जो नेट फोर्स होती है ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। पहले तो मैं नेट फोर्स फाइंड करूंगा,
तो चलो पहले नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो एफ नेट जो है वो बेटा मेरे पास इक्वल आ जाना है, मैस बेटा मेरे पास है 40 किलोग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मैं इस सारे को मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरे पास नेट फोर्स आती है वो आती है 120 न्यूटन। अब बेटे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा जो मेरे पास नेट फोर्स है वो 120 न्यूटन है, और जो अप्लाइड फोर्स है वो 200 न्यूटन है, माइनस बेटा हमारे पास आ जाना फ्रिक्शन। अब बेटे देखिए फ्रिक्शन इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाना, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाना। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 200 न्यूटन माइनस 120 न्यूटन। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 80 न्यूटन बिटवीन रोड एंड टायर। तो बेटा इसके रिजल्ट्स हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। Okay beta, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly बेटा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है सबके साथ शेयर करें, और काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।